स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 अर्थक्वेक्स। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। सबसे पहला है कि मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ, ज़्यादातर अर्थक्वेक किस वजह से होते हैं, तो वो होते हैं ऑन द स्ट्रेन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है, तनाव पैदा होता है, उसकी वजह से होते हैं। फिर यहाँ पे डैश था, तो डैश वेव्स आर द फर्स्ट अर्थक्वेक वेव्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ सिस्मोग्राफ ऑफ एन अर्थक्वेक। तो पहले कौन से अर्थ वो वेव्स थे अर्थक्वेक के जो किसको की रिकॉर्ड किया गया था सिस्मोग्राफ पे। तो वो वेव्स अर्थक्वेक के जो थे सबसे पहले वो पी वेव्स थे। थर्ड वाला है कि द लास्ट अर्थक्वेक टू अराइव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर डैश वेव्स। तो सबसे लास्ट में जो लहरें आती हैं, जो तरंग आती हैं, वेव्स आती हैं अर्थक्वेक की, वो हैं एल वेव्स या फिर सरफेस और लॉन्ग वेव्स कहते हैं उसको। फोर्थ है कि द जियांट सी वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन द ओशियन आर कॉल्ड। जो बड़ी बड़ी जो है कि समुद्री लहरें जो हैं बनती हैं अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में, उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुनामी। फिफ्थ वाला है अबाउट 70% ऑफ द अर्थक्वेक ऑकर इन द सर्कम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट। 70% अर्थक्वेक कहाँ होते हैं, वो होते हैं सर्कम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है। गिव वन रिसेंट एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक, और अभी फिलहाल का कोई एग्जांपल दो जब अर्थक्वेक आया हो, भूकंप आया हो। An earthquake is defined as tremor below the surface of the earth which causes shaking of the earth। अब देखो ये जो भूकंप होता है वो होता क्या है, ट्रेमर होता है यानी कंपन होता है अर्थ सरफेस के नीचे, जिसकी वजह से जो है झकझोर देता है वो किसको, अर्थ को, धरती को। ठीक है, बिल्कुल वो झकझोर देता है, हिलडुल जाती है धरती। एग्जाम्पल इसका है 23 जनवरी 2018 को एक 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है स्ट्रक किया था, कहाँ पे, कोस्ट ऑफ कोडियक आइलैंड में, अलास्का में। ये रिसेंट एग्जांपल है। फिर इसके बाद है स्टेट टू नेचुरल कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक। नेचुरल कॉजेज प्राकृतिक रूप से कौन से कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, तो नेचुरल कॉजेज आर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। टेक्टोनिक प्लेट का मूव करना, वो आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पे पास करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। और वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से भी अर्थक्वेक आता है, जब कभी ज्वालामुखी फटती है तो। फिर उसके बाद है यहाँ पे कह रहा है कि नेम टू मैन मेड कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक, गिव वन एग्जांपल। तो मैन मेड कॉज क्या हो सकते हैं, इंसानों द्वारा कौन से कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स, माइनिंग एटसेट्रा नियर फॉल्ट जोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर earthquake. The Koyna earthquake in Maharashtra was caused by destruction of the Koyna Dam in a seismically active region। देखो इंसानी बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कर दिया, बड़े बड़े डैम वगैरह बना दिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह करवाया, या फिर जो है पत्थरों में ब्लास्ट वगैरह करवाते हैं, या फिर माइनिंग होती, खुदाई होती है। और ये सब कहाँ होता है, फॉल्ट जोन के करीब, है ना, जहाँ बिल्कुल फॉल्ट जोन होता है वहाँ पे। तो यही चीज़ें जो है एग्जाम वो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होती हैं अर्थक्वेक के लिए। जैसे कि कोयना अर्थक्वेक जो महाराष्ट्र में आया था, वो आया था कोयना डैम की वजह से, क्योंकि कोयना डैम जो बना था वो सिस्मिकली, सिस्मिकली आप कह सकते हो, जो भूकंपीय क्षेत्र है ना, भूकंपीय क्षेत्र है, भूकंप मतलब वहाँ आ सकता है, वहाँ एक्टिव रीजन है, तो वहाँ पे इस डैम को बनाया गया था, उसकी वजह से आया था। What are known as seismic focus and epicenter with respect to an earthquake। अब ये सिस्मिक फोकस क्या होता है, यानी कि भूकंप केंद्र क्या होता है। और यहाँ पे कह रहा है आपको एपी सेंटर। ये एपी सेंटर भी सेम ही चीज़ है, इसको भी भूकंप केंद्र कह सकते हैं। तो फोकस अलग है और ये सेंटर अलग है, एपी सेंटर। विथ रिस्पेक्ट टू एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के हिसाब से दोनों क्या चीज़ें हैं, सिस्मिक फोकस और एपी सेंटर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सिस्मिक फोकस। जहाँ से वो पॉइंट, जहाँ से अर्थक्वेक जो है
ओरिजिन कर रहा है, अर्थक्वेक की वेव्स जो है ओरिजिन कर रहे हैं, उसको सिस्मिक फोकस कहते हैं। और जो सेंटर पड़ता है वो भी एक तरह से केंद्र ही है, यानी कि फोकस जो है बिलो द अर्थ होता है, और उसके ऊपर जो सरफेस होता है, सरफेस पे वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस नियरेस्ट टू द अर्थ क्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका व्हाट इज नोन एज रिक्टर स्केल स्टेट इट्स यूजेस। ये रिक्टर स्केल क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। तो रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ earthquake through a scale which is motivated by a needle attached to this instrument। रिक्टर स्केल जो है मापा जाता है, इससे तीव्रता नापी जाती है भूकंप की, ये एक स्केल है और इसमें एक सुई अटैच होती है एक इंस्ट्रूमेंट में। द zigzag wavelength of earthquake comes on the screen and is calculated from 1 to 9 scale measured in centimeter। अब ये जो अर्थ का zigzag मूवमेंट होता है, जैसे पानी में लहरें पड़ती है उसकी वजह से जो है उसी तरह से जो है कि अर्थ में भी बिल्कुल लहरें आती हैं, तो उसको जो है स्क्रीन पे लिया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है 1 से 9 तक, और ये सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं हम रिक्टर स्केल पे। हाउ आर अर्थक्वेक्स यूजफुल, ये जो अर्थक्वेक है कैसे जो है कि उपयोगी होते हैं। तो अर्थक्वेक कॉज एनर्जी रिलीज टू पुट द अर्थ इन गुड शेप। अर्थक्वेक क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है ताकि अर्थ गुड शेप में रहे। सेवरल लैंड फॉर्म आर अपलिफ्टेड टू बिल्ड लार्ज प्लेन्स। बहुत सारे जो है कि लैंड फॉर्म्स वगैरह जो है भू संरचनाएं वगैरह ऊपर उठी हैं ताकि वो बड़े बड़े चटियल मैदान बन सके। एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल में सागामी बे है जो कि 200 मीटर तक उठा। लैंड स्लाइड ने क्या किया, फॉर्मेशन किया झीलों का हिमालयन रीजन में। फिर नेक्स्ट है गिव एनी टू डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। दो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट बताने हैं आपको अर्थक्वेक के। तो आपको यहाँ पे है कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आर द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल पार्ट, एग्जांपल द्वारका सबमर्जेंस, दिस चेंज द कोर्स ऑफ रिवर, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ एंड मोटिवेशन ऑफ सुनामी वेव्स कॉजिंग ड्रास्टिक कैलेमिटीज। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव यानी बर्बाद करने वाले इफेक्ट जो होते हैं, जैसे कि कोलैप्स हो जाता है कोई स्ट्रक्चर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह है वो पूरी ध्वस्त हो जाती है। सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल पार्ट यानी कोस्टल पार्ट वगैरह पूरा सबमर्ज कर जाता है, मतलब डूब जाता है, जैसे कि द्वारका सबमर्जेंस हुआ था, डूब गया था द्वारका। और ये सब करते क्या है, ये इसकी वजह से जो है चेंज हो गया हो जाता है कोर्स ऑफ रिवर, यानी नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, रुख बदल लेती हैं। डेंजर हो जाता है फिर इंसान की ज़िंदगी के लिए, और ये कारण बनती है सुनामी वेव्स का। और जो सुनामी वेव्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक, मतलब कि एकदम उग्र रूप से, प्रचंड रूप से बिल्कुल कैलेमिटीज यानी कि तबाही लेके आती हैं, विनाश। व्हाट इज अ सुनामी, सुनामी क्या है। गिव वन रिसेंट एग्जांपल ऑफ अ प्लेस स्ट्रक बाय सुनामी। A tsunami is a large, furious, destructive sea wave caused by the force of earthquake along the moving tectonic plate, volcanic activity, landslide, and meteorite impact। अब देखो ये सुनामी जो होती है बहुत बड़ी, फ्यूरियस मतलब बिल्कुल आग बबूला, सी वेव्स होती है काफ़ी भयानक, डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स हैं, समुंदर की लहरें हैं। किसकी वजह से होती हैं, जो कि फोर्स ऑफ अर्थक्वेक की वजह से होती है, यानी भूकंप के बल की वजह से होते हैं अलोंग द मूविंग टेक्टोनिक प्लेट, और साथ में मूविंग टेक्टोनिक प्लेट वगैरह जो मूव करते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होती हैं, या फिर लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से होती हैं, या फिर कोई मीटेओराइट इम्पैक्ट वगैरह आता है। मीटेओराइट वही है आपका जो टूटा हुआ तारा जिसको बोलते हैं। तो मीटेओराइट तो वो टूटा हुआ तारा नहीं रहता है, वो कोई वो स्टोन वगैरह जो रहता है वो आपकी ग्रेविटी बेल्ट में आ जाता है और वो फिर धरती की तरफ आके गिरता है। तो वो मीटेओराइट वगैरह भी अगर आके गिरता है तो उसकी वजह से भी जो है ये लहरें बनती हैं। सुनामी स्ट्रक, एक सुनामी ने स्ट्रक किया था जावा और सुमेत्रा को, ये जगह का नाम है इंडोनेशिया में, और दिसंबर 22 2018 को, और इसमें 300 से ज़्यादा जाने गई थी। A tsunami was likely caused by an undersea landslide due to the ongoing eruption of Anak Krakatau, Krakatau volcano located in the Sunda Strait। अब देखो सुंदा स्ट्रेट में क्या था कि एक वोल्केनो था अनक क्राकताऊ,
और वो क्या कर रहा था, वो लगातार एमिट हो रहा था, इरप्ट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कहीं नीचे से ही वो मोल्टेन लावा वगैरह लेके एमिट हो रहा होगा, तो उसकी वजह से लैंड स्लाइड हुआ, अंडर सी समंदर के नीचे लैंड स्लाइड हुआ, जिसकी वजह से ये सुनामी आया। हाउ डू जापानीज प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, जो जापानीज हैं कैसे वो जो है अनुमान लगाते हैं भूकंप का, तो जापानीज यूज द मेथड ऑफ मेजरिंग चेंज इन सी लेवल एंड वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक। तो जापानीज जो है मेजर करते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है समुद्र के लेवल में, और वेरिएशंस जो हो रहे हैं यानी कि जो बदल रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ये जान पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं अर्थक्वेक को। अब इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। पहला है सुनामी, तो सुनामी का सी वाला होगा कि सुनामी हार्बर वेव्स हैं जो जनरेट होती हैं ओशियनिक अर्थक्वेक की वजह से, समुद्र में जो भूकंप आता है उसकी वजह से। फिर उसके बाद सिस्मोग्राफ है, तो सिस्मोग्राफ का ई वाला है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिकॉर्ड करने के लिए अर्थक्वेक के मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स की जो लहरें हैं उसको नापता है। एस वेव्स क्या होती हैं, तो एस वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि इनहेबिटेंट यानी कि जो लोग रह रहे हैं उनको फील कराती हैं कि ग्राउंड जो है मोशन में है, धरती हमारी कांप रही है, मूव कर रही है। रिक्टर स्केल क्या होता है, तो रिक्टर स्केल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तीव्रता नापता है भूकंप की। एपी सेंटर क्या है, तो एपी सेंटर जो है ये पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे जो डायरेक्टली ऊपर होता है सिस्मिक फोकस के। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है कि डिस्क्राइब हाउ अर्थक्वेक आर कॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, किस तरह से भूकंप जो है सरफेस पे होता है अर्थ के। आंसर है कि व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज अनेबल टू accommodate itself to the strain due to isostatic imbalance, so sudden release of energy result in violent shock of or an earthquake। अब यहाँ पे देखो, जो अर्थ का क्रस्ट है वो अपने आप को जो है कि एकोमोडेट नहीं कर पाता, यानी एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने आप को, जो तनाव पैदा हो रहा है, और तनाव किसकी वजह से पैदा होता है, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस, यानी भू संतुलन में जो है इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस का मतलब असंतुलन आ जाता है, ठीक है। ये भू संतुलन जो है असंतुलित हो जाता है, और इसकी वजह से सडन रिलीज होता है एनर्जी का, जिसकी वजह से वॉयलेंट शॉक पैदा होता है। मतलब एकाएक धरती जो है हिल जाती है, शुक हो जाती है, या फिर जिसको कह सकते हो आप कि हाँ भूकंप आ जाता है। द अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय सीवियर टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट। बहुत सारे सीवियर टेक्टोनिक जो है सीवियर टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से आता है। प्लेट्स जो है नीचे अपना फ्लोट कर रही हैं तो वो आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। या कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी फटा है उसकी वजह से, या फिर आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस यानी कि भू संतुलन जो है असंतुलित हो जाता है इसकी वजह से। और ये होता किसकी वजह से है, प्लेस ड्यू टू डायस्ट्रोफिज्म क्रिएटिंग अप्स एंड डाउन्स इन लैंडफॉर्म कंस्ट्रक्शन। ये डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, ये बहुत ही आपका स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो चलता रहता है ना। भू संरचना में इसका बहुत बड़ा जो है कि रोल है, इसी की वजह से भू संरचनाएं होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में पढ़ा है। तो इसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लैंडफॉर्म कंस्ट्रक्शन में लिखा भी हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपका भूकंप आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्मिक फोकस एंड एपिसेंटर। तो सिस्मिक फोकस और एपिसेंटर में क्या फर्क है, तो जो पॉइंट है ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक का, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है, उसको कहते हैं सिस्मिक फोकस। और जो सेंटर होता है वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस, सिस्मिक फोकस से ठीक ऊपर धरती के सरफेस पे, और ये नीचे था, फोकस जो था नीचे था, और ये जो ऊपर है सरफेस पे है उसको कहते हैं अर्थ एपिसेंटर। गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जियोग्राफिकल रीजन देना है, कारण बताना है इन सब के लिए। मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ प्लेट मूवमेंट। ज़्यादातर भूकंप जो आते हैं वो प्लेट के मूवमेंट की वजह से आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। तो आंसर है कि मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ प्लेट मूवमेंट when two plates slip past each other or collide against each other, their edges produce fault along the lines of weakness। अब देखो नीचे जब भी कोई दो प्लेट्स वगैरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं
या फिर एक दूसरे से टकराते हैं तो होता क्या, उनका जो किनारा वगैरह होता है एक दूसरे में लड़ता है। तो लाइंस ऑफ वीकनेस, ये भी हमने ये लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में पढ़ा था, लैंडफॉर्म्स में। तो ये जो लाइन ऑफ वीकनेस है, वहाँ पे जो है उनका एजेस जो है फॉल्ट प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से भूकंप आता है, ज़्यादातर इसी की वजह से। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो सबसे पहली अर्थक्वेक वेव्स होती हैं टू बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम पे सबसे पहले प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। तो पी, प्राइमरी वेव्स आर द फर्स्ट अर्थक्वेक वेव्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ सिस्मोग्राम ऑफ एन अर्थक्वेक। हाँ भाई, क्योंकि दे आर कंप्रेशनल, वो कंप्रेशनल होती हैं। दैट इज, जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट जा रहा है, अरे वेव्स जा रही हैं, उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करती हैं पार्टिकल्स भी। जैसे कि एक साउंड वेव में होता है, तो दे कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और वो पास कर सकती हैं सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से। इसीलिए वही लहरें जो हैं फर्स्ट होती हैं, वेव्स जो होते हैं वो पहली होती हैं जिनको कि सिस्मोग्राम पे रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड वाला है कि वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक ऑकर इन सेम बेल्ट। जो ज्वालामुखी घटना है और जो भूकंप है वो दोनों सेम बेल्ट में लाई करते हैं। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज और सिस्मिक ऑकरेंस, यानी आप कह सकते हो अर्थक्वेक वगैरह जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अर्थक्वेक फॉलो करता है वोल्केनिक इरेप्शन, और एक वोल्केनिक इरेप्शन फॉलो करता है अर्थक्वेक। फिर इसके बाद है आपका डी वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी है ये। एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्मिक फोकस एंड एपीसेंटर। तो यहाँ पे देखो मैंने शायद मिस्टेक किया है कि सिर्फ तीनों का नाम लिख दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एल, यानी लॉन्ग वेव्स। तो यहाँ पे आप बुक में से ज़रूर देख लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, इन तीनों को की डेफिनेशन मैं लिख दूंगा। तो सिस्मिक वेव्स जो होती हैं उनके बीच में और एपिसेंटर के बीच में क्या फ़र्क होता है, ये भूकंप केंद्र पूछ रहा है और एपिसेंटर के बारे में पूछ रहा है। तो सिस्मिक फोकस जो है वो लोकेट होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, ये फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रॉम, कि जहाँ से जो है वेयर द अर्थक्वेक वेव्स, जहाँ से अर्थक्वेक की यानी भूकंप की जो वेव्स हैं वगैरह हैं ओरिजिनेट होती हैं। और एपी सेंटर जो है नियरेस्ट पॉइंट होता है जो ठीक फोकस के ऊपर होता है सरफेस पे, वर्टिकली बिलो द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक इफेक्ट, जहाँ पे अर्थक्वेक इफेक्ट ले रहा है जस्ट उसी के नीचे। तो आप समझ ही जा गए होंगे कि जो फोकस है वो नीचे होता है और एपी सेंटर जस्ट वहीं पे होता है जहाँ पे अर्थक्वेक जहाँ से इफेक्ट ले रहा है, और ये अर्थ के सरफेस के नज़दीक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है कि द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक आर फार मोर देन इट कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। जो बर्बादी वाले इफेक्ट हैं भूकंप के वो ज़्यादा हैं उसके कंस्ट्रक्टिव बनाने वाले इफेक्ट से। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और इसके लिए आपको रीजन देना है कि क्या कारण है भाई। तो इसका आंसर है कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आर द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल पार्ट, एग्जांपल द्वारका सबमर्जेंस। These changes the course of rivers, danger to human life, and motivation of tsunamis waves, causing landslides and other drastic calamities. अब यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट के बारे में दे रहा है, बर्बादी जो होती है, और उसमें क्या दिया है कि कोलैप्स हो जाता है कोई स्ट्रक्चर वगैरह, सबमर्जेंस डूब जाता है कोस्टल पार्ट वगैरह। द्वारका सबमर्जेंस उसका एक एग्जाम्पल है, और इसकी वजह से जो है कि नदियों का रास्ता भी बदल जाता है, इससे जो है इंसान की जिंदगी को खतरा है, और ये कारण बनता है सुनामी वेव्स का, लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, और दूसरी डायरेक्टिक क्लैमिटीज वगैरह आती हैं, विनाश आते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में क्या है कि ये एनर्जी रिलीज करता है, हेल्पिंग टू मेंटेन अर्थ शेप, कि अर्थ अपना शेप मेंटेन करके रखे। क्रिएशन ऑफ वेरियस आइलैंड लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड, और बहुत सारे आइलैंड भी बनते हैं जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड बना, एटसेट्रा। और बड़े बड़े लार्ज कोस्टल प्लेन वगैरह बनते हैं और फॉर्मेशन हुआ जैसे कि हिमालयंस की झीलों का, हिमालयन झील का। इन जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी earthquake are a part of endogenic forces and are regarded as constructive movement
Constructive movement of earth crust, but from human point of view, earthquake are regarded as destructive, causing loss to property and life. अभी यहाँ पे अब तुमको देखो क्या दे रहा है, तुमको यहाँ पे कह रहा है कि जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में अगर जियोलॉजिकल एक्सटेंट से अगर आप देखने की कोशिश करो, जियोलॉजिकल एक्सटेंट के हिसाब से अर्थक्वेक जो है एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और ये कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट लेके आता है अर्थ का, लेकिन इंसान के नज़रिए से देखो तो ये डिस्ट्रक्टिव हैं और बहुत सारी बर्बादी लेके आते हैं इंसान की ज़िंदगी को भी और प्रॉपर्टी को भी। नेक्स्ट है हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड, व्हाट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। तीव्रता कैसे नापी जाती है भूकंप की और किन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिक्टर स्केल एंड मर्सेली स्केल, मर्केली भी कहीं कहीं कहा गया है, स्केल आर यूज टू, वो डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पे। तो रिक्टर स्केल और मर्सेली स्केल ये मेजर किए करते हैं तीव्रता भूकंप की। रिक्टर स्केल जहाँ मेजर करता है ग्राफिकल स्केल की मदद से जिगजैग ग्राफ बनाता है 1 से 9 तक के बीच में, वो सेंटीमीटर में। तो वहीं पे मर्सेली स्केल ऑब्जर्व करता है इसको पॉइंट्स में 1 to 12 पॉइंट के बीच में। सी वाला पार्ट है कि इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इसका आपको जवाब बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग पहले से अनुमान लगा सके किसी भूकंप का। इसके लिए आपको जो है कि रीजन देना है, कारण बताना है कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नो, टिल नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक। Earthquake prediction in the past was left to astrologer and mystics। नहीं, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ किसी भूकंप को। जो भूकंप का प्रिडिक्शन वगैरह था, अनुमान था पास्ट में, वो छोड़ दिया गया था एस्ट्रोलॉजर वगैरह के ऊपर और जो मिस्टिक्स वगैरह होते थे, भविष्यवाणी वगैरह करने वाले। टुडे इट इज अ रिस्पेक्टेबल साइंटिफिक परस्यूट। अब ये जो है कि रिस्पेक्टेबल वो चीज़ हो गई है, साइंटिफिक परस्यूट हो गया है, लेकिन यानी कि साइंटिस्ट का शौक है। The Russian were the first to discover P and S seismic waves in 1960 on the basis of which prediction were made। तो रशियन सबसे पहले थे जिन्होंने डिस्कवर किया था P और S seismic waves को, भूकंपीय लहरों को, तरंगों को 1960 में, जिसके बेसिस पे जो है कि अनुमान वगैरह लगाया गया था। These waves still are the only means available to seismologists to predict earthquake। अब यही वेव्स ऐसी हैं, स्टिल आर द ओनली, अभी तक में यही है जिसकी वजह से जो भूकंप विज्ञानी होते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट मतलब जो भूकंप के विज्ञानी होते हैं, वो अनुमान लगा पाते हैं किसी भूकंप का। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक ऑफर्स अनदर मीन ऑफ प्रिडिक्शन ऑन साइंटिफिक लाइंस। जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, वो ऑफर करती है दूसरा मीन्स, ताकि आप मतलब दूसरा तरीका बताती है आपको जिससे आप अनुमान लगा सकें। जापानीज जैसे यूज करते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन सी लेवल। अब जो जापानीज वगैरह है वो देखते रहते हैं भाई, लगातार मेजर करते रहते हैं कि समुंदर के जो लेवल है उसमें कोई बदलाव आया कि नहीं, वेरिएशन आया कि नहीं, कोई बदलाव आया मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ के। तो इससे वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं अर्थक्वेक की, भूकंप की। हाउएवर नो मेथड इज स्टिल फुल प्रूफ। कोई भी मेथड जितना भी है वो भी अभी तक फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि एज हैज बीन प्रूव्ड बाय रिसेंट अर्थक्वेक, और ऐसा प्रूव हुआ रिसेंट अर्थक्वेक से, जैसे कि जापान में हुआ, इंडिया में हुआ, यूएसए में हुआ। इससे पता चलता है कि हमारे पास कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि पहले से हमको अनुमान लग जाए कि ये अर्थक्वेक कब आने वाला है। डी पार्ट है हाउ आर अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैले हैं। तो द अर्थक्वेक आर कॉमन अलोंग द वीक टेक्टोनिक बेल्ट affected by continuous tremor due to the movement of plates one upon another। जो भूकंप है ये आमतौर पे कॉमन है जहाँ जहाँ पे कमजोर टेक्टोनिक बेल्ट है, और इसको प्रभाव पड़ता है कंटिन्यूस कंपन की वजह से, और ये कंपन आती है प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं या एक दूसरे से स्लाइड करते हैं या टकराते हैं। मेन बेल्ट आर द सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट है फोल्ड माउंटेन का, जो कि स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ अपथ्रस्ट फोर्सेस, और अभी तक वहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्सेस वगैरह उन पे लग रहा है, और इन माउंटेन्स की हाइट वगैरह भी जो है बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर करना है आपको एंड कॉन्ट्रास्ट द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट एंड द
डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट बोल रहा है कि आपको इसमें बताना है, तो कंपेयर करना है, कंट्रास्ट बना तक करना है, यानी कि आपको तर्क भी देना है और तर्क देने के साथ साथ आपको फर्क भी दिखाना है कंस्ट्रक्टिव में या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट में। तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट की बात करें तो अर्थक्वेक हेल्प द अर्थ रिलीज इट्स स्टोर्ड एनर्जी, कि अर्थक्वेक भूकंप से जो है अर्थ अपना स्टोर किया हुआ वो स्टोर किया हुआ एनर्जी को रिलीज करता है। और जो मेजोरिटी है यानी कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की वो ऑकर करती है प्लेट मार्जिन के पास, और दिस एनर्जी रिलीज हेल्प्स कीप द अर्थ इन गुड शेप, और इसकी वजह से अर्थ जो है अच्छे शेप में रहता है। जब और इसके अलावा है कि ऑन अकाउंट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, वर्टिकली और लैटरली भी डिस्प्लेसमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट का, तो अर्थक्वेक में रेज और लोअर पार्ट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे वही द्वारका का सबमर्जेंस हो सकता है, और वो जो पहाड़ों की हाइट बढ़ रही है 200 मीटर तक हाइट बढ़ी है, वो चीज़ें बता रहा है यहाँ पे कि इसकी वजह से क्या होता है कि लेटरल और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है क्रस्ट में, उसकी वजह से जो है कि कोई पार्ट डूब जाएगा या फिर कोई पार्ट है उसकी हाइट उड़ जाएगी। तो कह रहा है कि स्पेशली नियर द सी शोर, और ज़्यादातर ऐसा होता है कहाँ पे, समंदर के किनारे। देखो यही है वो जिसके बारे में बता रहा था कि सागामी बे जो जापान का है वो अपलिफ्टेड हुआ था 200 मीटर 1923 में, 200 मीटर तक ऊपर उठा था। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ह्यूमन बीइंग हैव सेटलमेंट इन एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स, मोस्ट ऑफ इन द हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर कोलैप्स ड्यूरिंग ग्रेट कोलैप्स कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। इंसान ने जो है अपना सेटलमेंट बनाया है एक्टिव अर्थक्वेक जोन में वगैरह में भी, और वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं वहाँ पे घर मकान जो बने होते हैं वो बैम्बूज पे बने होते हैं ताकि वो भूकंप को झेल सकें और मकान हिले तो सही मगर गिरे ना। ठीक है, तो इसीलिए बेस ऐसा बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ इन द हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर वगैरह जो है बड़े बड़े मकान वगैरह सब कोलेप्स कर जाते हैं, और जीवन के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। द फोर्सेज ऑफ अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस ऑल्सो कॉज द सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल पार्ट, जो फोर्सेज होते हैं अपलिफ्ट के और सब्सिडेंस के उसकी वजह से भी सबमर्जेंस हो जाता है, कोस्टल पार्ट्स का तटीय इलाके वगैरह जो है डूब जाते हैं, जैसे कि द्वारका गुजरात में जो है कि सबमर्ज हो गया था समुंदर के अंदर। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।